नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, नेटवर्क इशू के कारण बार बार लाइव ब्रॉडकास्ट बाधित हो रहा है। पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट है। तो पहले जो साथी जुड़े हुए हैं ये बताएं कि आवाज़ पहुंच रही है या आवाज़ नहीं आ रही। तो जैसा कि साथियों आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ पढ़ा है कि जो सनातन का अपमान करता है उन्हें मेरे हिसाब से इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, संत रविदास जी महाराज ने एक बात कही थी कि 21वीं सदी में हमारा राज आएगा। और ये बात मैंने डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लीडर्स के मुंह से सुनी है कि 21वीं सदी हमारी होगी। अब जब हमारा राज आया तो भी इन लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि ये प्रचार, ये पॉइंट किसने उठाया था? वीर बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। ये उठाया था, प्रचार प्रसार किया बहुजन समाज पार्टी ने कि 21वीं सदी हमारी होगी, 21वीं सदी हमारी होगी। डियर फ्रेंड्स, उन्होंने रविदास जी को और अंबेडकर जी को कास्टिज्म से जोड़ दिया। आप देखते भी होंगे कि ये लोग कभी भी, जब भी रविदास जयंती आती है तो बराबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो रखते हैं। अंबेडकर जयंती आती है तो रविदास जी महाराज का फोटो रख देते हैं। वाल्मीकि जयंती आती है उस समय डियर फ्रेंड्स अंबेडकर का फोटो रख देते हैं। रामायण को ये लोग गाली बकते हैं, राम बोलने से नफरत है, जय श्री राम बोला नहीं जाता। लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि जयंती आती है तो अंबेडकर साहब का फोटो बराबर में रखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। मतलब क्या परोस रहे हैं ये, आने वाली जनरेशन को क्या बता रही है? जिस कॉन्टेक्स्ट में रविदास जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी हमारी होगी, इसका मतलब ये नहीं था कि एक कास्ट की सदी होगी और एक कास्ट के बलबूते पर कोई राजा बन भी नहीं सकता। ये दिमाग से भ्रम निकाल दे कि अगर कोई कास्ट के बलबूते पर यहां इस देश में राज करना चाहता हो। 21वीं सदी हमारी का मतलब ये था कि 21वीं सदी में कोई हिंदू राजा आएगा और जो हमारी कल्चर जो लॉस्ट हुई है, जो हमारी सभ्यता जो मिटाई है, संस्कृति का जिन लोगों ने धेला उठाया है उनको साइड में करके और पुनः से हमारे देश को उसी राह पर चलाएंगे। एक राम राज्य की स्थापना होगी। उनका कास्ट से मतलब नहीं था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने, जो लोग कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, इन लोगों ने कास्ट से जोड़ दिया इस चीज को। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रविदास जी महाराज भगत व्यक्ति थे। और डियर फ्रेंड्स, भगत व्यक्ति थे तो इट मीन्स कि वो सनातनी थे। उन्होंने इतनी यातनाएं सहन करने के बावजूद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन आज डियर फ्रेंड्स उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी? लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ हल करने के लिए डियर फ्रेंड्स बिना स्टडी किए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचे। मेरी वीडियोस को बहुत कम लोग शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा
घर पे पुलिस आ गई थी, ये आ गई थी। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बर्बाद हुआ हूं तो मैं मोदी जी का प्रचार 12 सालों से कर रहा हूं सोशल मीडिया पर। मेरे बहुत सारे पेज भी गायब हो गए फेसबुक से, क्योंकि लोगों ने रिपोर्ट मार मार के मेरे पेज फिनिश करवा दिए। नहीं, मेरी आवाज जब मैं लाइव आता था तो मेरी आवाज, डियर फ्रेंड्स, जब लाइव आता था तो कम से कम 15-20 हजार व्यक्ति तो मेरी लाइव से सिर्फ जुड़ते थे। लेकिन मैंने प्रचार प्रसार बंद नहीं किया। मेरे गांव में, डियर फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी के ज्यादा वोटर्स हैं। इन लोगों को भी मेरी जो बढ़ती पहचान थी हजम नहीं हो पा रही थी। घर पे पुलिस बुला दी और ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा इज ए बैड कैरेक्टर पर्सन। लेकिन जो सच है, सच को सिर्फ परेशान किया जा सकता है, सच हार नहीं सकता। यही कारण है कि इन लोगों ने इतना कुछ कर लिया और मैं सत्य बोलता हूं। जो सच होता है उसे बोलने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती। मैं कास्ट विशेष पे कभी बात ही नहीं करता, मैं इन चीजों को मानता भी नहीं। और मैं खान सर की बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। आज मैंने एक वीडियो सुनी खान सर की, उन्होंने कहा कि जब सत्ता धार्मिक लोगों के हाथ में आएगी तो दलितों का वही हाल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट मैंने अभी सुन के और मैं लाइव आया हूं। डियर फ्रेंड्स, पहली बात कि जिस तरीके से पहले जीवन जिया जाता था वो सारी पद्धति बदल चुकी है। आज जितने भी काम होते हैं वो सारे काम मशीनों से होते हैं। और अगर रही बात छुआछूत की, भाई छुआछूत थी तो छुआछूत, डियर फ्रेंड्स, वो इसलिए होती थी क्योंकि जो लोग चमड़े का काम करते थे, गंदगी का काम करते थे, सफाई नहीं होती थी, घरों से दुर्गंध आती थी, नहाने के लिए साबुन नहीं था। अब बहुत कुछ बदल गया है। अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। हर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड सेम है अब। लेकिन ये जो सोच है ये अब भी, क्योंकि हजारों सालों की जो गुलामी है ये निकल नहीं रही। और बहुत सारे भाइयों की कमेंट्स आई है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, कि आप पहले बाबा साहब को पढ़ें। भैया, मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितना मैंने पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा। और राजनीति शास्त्र 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की है मैंने। ऐसे नहीं कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है या मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा। ये सिर्फ मैं राजनीति शास्त्र की बात कर रहा हूं। वैसे मेरी जो मास्टरी है वो और सब्जेक्ट्स में भी है। मैंने हिंदी में भी मास्टरी हासिल की है और 70% से की है। मैंने कबीरदास जी, रविदास जी महाराज का लिटरेचर पढ़ा है। वो जाति को खत्म करते करते मर गए। लोगों ने उन्हीं को मोहरा बना के और जातिवाद और ज्यादा फैलाना शुरू कर दिया। ऐसा कौन सा संत महात्मा हुआ है जिसने ये कहा हो कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं और मैं इन चीजों को मानता हूं? ऐसा एक भी पैदा नहीं हुआ। ये जो डियर फ्रेंड्स जो हमें पढ़ाया गया है, आपने जैसा कि पता है कि भारत जब आजाद हुआ, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री, कनेक्शन कट गया था डियर फ्रेंड्स, तो जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना जी, वो हमें कैसी शिक्षा देंगे? हमने हिस्ट्री में पढ़ा क्या है? मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी है, उनका गुणगान पढ़ा है। और डियर फ्रेंड्स,
ये पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलवाई, महात्मा गांधी के चरखे से हमें आजादी मिली। ये हमने पढ़ा है, क्योंकि और हम क्या पढ़ते, जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ेंगे और वैसी ही हमारी सोच बन जाएगी। एक्चुअली में जो योद्धा थे वो तो डियर फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी ने उनका तो पता ही नहीं चलने दिया गया, वो गायब कैसे हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने इंटेलिजेंट थे, पता ही नहीं चलने दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने न केवल आजाद हिंद फौज को एक मजबूती दी, हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक नहीं है, लेकिन बाद में उनके हाथ में जब बागडोर आई, नियर अबाउट 26,000 सैनिकों ने शहादत दी आजाद हिंद फौज की। और उन्होंने न केवल आजाद हिंद फौज चलाई बल्कि आजाद हिंद सरकार का गठन भी किया था, करेंसी भी जारी कर दी थी, 11 देशों से मान्यता भी ले ली थी। लेकिन ऐसे योद्धा, ये जो आज कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, इन लोगों ने साइड लाइन कर दिए। अब कांग्रेस पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, संविधान को दिखाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बेहद नफरत करती थी। अब उनके पोस्टर लिए घूम रहे हैं। 1990 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई फोटो संसद भवन में नहीं था। अब ये राहुल गांधी है और है ये जितने भी है, अंबेडकर के का फोटो ही पहले अंबेडकर का प्रस्तुत करते हैं। भाई अब लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे कि आप बेवकूफ बनाते रहेंगे। आपने 60 साल तक देश को बेवकूफ बनाए रखा। अब देश जाग रहा है। मैं ये नहीं कहता सारे जाग गए, लेकिन जागना शुरू कर दिया है और लोगों को जगा रहे हैं। जो जाग गए वो लोगों को जगा रहे हैं। मैं डियर फ्रेंड्स, मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं की, सिर्फ क्यों शुरू से ही ये था कि देश के लिए कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, जिस हैसियत के घर में मैं पैदा हुआ हूं, उस लेवल से मैंने बहुत ज्यादा काम किए। 5 लाख किताबें मैंने स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरीज या जो संस्थाएं हैं, जैसे विवेकानंद संस्था, स्वामी दयानंद के नाम से संस्थाएं हैं, बाबा साहब के नाम से, भगत सिंह के नाम से जो क्लब चलते हैं, वहां पर गांव गांव जाकर युवाओं को 5 लाख किताबें डियर फ्रेंड्स मैंने डोनेट की है। लगभग 1 लाख, लगभग ज्यादा हो सकती है, 1 लाख नर्सिस, उनको यादाश्त बढ़ाने के टिप्स दिए हैं। क्योंकि मेरा जो मेन जो फोकस रहा है पढ़ाने का, मैंने नर्सिस को पढ़ाया और मैंने जो टीचर्स होते हैं उनको पढ़ाया। 1 लाख मैं टीचर्स भी पढ़ा चुका हूं। और अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करके बताऊं तो मेरी 7,500 स्कूल कॉलेजों में अटेंडेंस है। ये मेरा जिंदगी का संघर्ष है। एक एक दिन में 450-500 किलोमीटर बाइक चलाना, गाड़ी चलाना। भारत के लगभग मैं 20 स्टेट की कैपिटल्स में जा चुका हूं। और डियर फ्रेंड्स, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला मास्टर सुखविंदर खोखा है। और लोग ये कहते हैं हम बाबा साहब के बारे में पढ़कर आओ। और कौन लोग कमेंट करते हैं?
कोई मैट्रिक फेल है, कोई +2 फेल है। मैंने SSC, UPSC, बैंकिंग, मिलिट्री, पैरामिलिट्री हर जगह अपीयर हुआ हूं मैं। और न केवल पास किया बल्कि हिंदी स्पीकिंग एरिया का हिंदी अनुवादक, हिंदी प्राध्यापक, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पद के लिए आयोजित परीक्षा PG लेवल पर होती है, वो परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर लगातार 4 बार टॉप किया है। गवर्नमेंट जॉब हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आज भी बड़ी बात नहीं है, आज भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा तो जिस गांव में जन्म हुआ है डियर फ्रेंड्स, जितने घर हैं उतनी ही सरकारी जॉब है हमारे गांव में। तो क्या मैं एलिजिबल नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। और डियर फ्रेंड्स, जिस घर में मैं रहता हूं ये कोई PM आवास योजना का घर नहीं है, ये मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई का बना हुआ घर है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक अनपढ़ किसान का बेटा होकर इतना कुछ मैंने किया जिंदगी में, और आगे भी करूंगा। लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की। एक लड़की की मैंने डियर फ्रेंड्स जान बचाई, उसका रेप होने से उसको मैंने बचाया। लोगों ने मेरे को ही बदनाम कर दिया, घर पुलिस बुला दी, लड़की के घर पुलिस बुला के, ताकि मेरी कोई रंजिश नहीं किसी के साथ, सिर्फ मेरी आवाज को लाखों लोग सुनते थे। और हमारे गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, और उन्हें पता भी था कि मास्टर सुखविंदर खोखा की आवाज बहुत युवाओं को प्रभावित करती है, क्योंकि मैं नियर अबाउट 1 करोड़ बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, सोशल मीडिया पर नहीं, फेस टू फेस, आमने सामने, चिमनी भट्ठों पर जाकर मैंने बच्चों को गिनती सिखाई है, ताकि ये कम से कम ईंटों की काउंटिंग करना तो सीख ले। लेकिन लोगों को वीडियो शेयर करने में पता नहीं क्या हेजिटेशन होती, क्या डर लगता है। जय श्री राम। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो चल रहा है देश में डियर फ्रेंड्स, जितने भी मतलब देशद्रोही हैं, अब वो सारे खुलकर सामने आ रहे हैं। सभी का पता लग रहा है कि किस व्यक्ति का क्या योगदान रहा होगा। लोगों की मेंटलिटी सामने आ रही है, किस प्रवृत्ति के इंसान है। कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अब सरकार डिसीजन लेगी सरकार ने कैसे निपटना है। मतलब पानी क्यों रोक दिया, वहां क्या किसान नहीं है। राकेश टिकैत की धक्का मुक्की करने से वो पगड़ी गिर गई। कुछ लोगों ने जो उसके चेले चपाटे बोला कि ये तो जाटों की पगड़ी उछल गई। क्या बताना चाहते हो आप जाट वर्ड यूज करके। अभिषेक यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या साबित करना चाहते हो कि जाटों की पगड़ी उछल गई। जाटी किसान है, क्या जाट मोदी जी को वोट नहीं करता, मोदी जी को पसंद नहीं करते जाट। 18 महीने तक जो फर्जी किसान आंदोलन था, राकेश टिकैत ने मतलब इतनी हवाबाजी की, उसने सोचा कि अब और मतलब मीडिया में
उछल, आपका लोग सपोर्ट करेंगे। आपको उनका वो जो बयान था कि हम बक्कल उतार देंगे, अब उसी के लोग उसी का बक्कल उतारने पर लगे हुए हैं। और हम डियर फ्रेंड्स, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, अगर उस देश के ऊपर संकट की घड़ी है, युद्ध की घड़ी है, और हम सरकार के साथ खड़े नहीं होते, तो डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि हमसे गद्दार कोई है। लेकिन गद्दारों की संख्या कितनी निकल कर आ रही है। अब कितने फर्जी लोग पकड़े गए हैं। भारत के अंदर लगभग 5 करोड़ घुसपैठिए सामने आ चुके हैं और अभी और बाकी है। 5 लाख भारत की महिला है, वो पाकिस्तान में शादी करवा रखी है। 8-8, 10-10 बच्चे यहां पल रहे हैं। सरकारी राशन मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अब वो बच्चियां नहीं है, अब वो दादी और नानी बन चुकी है। अब आप ये बताएं कि उन 5 लाख लोगों से यहां पर कितने गद्दार पैदा हो गए होंगे। 1 करोड़ मान सकते, 1 करोड़ गद्दार थोड़े नहीं होते, और 5 करोड़ बाहर के आए हुए हैं। और फिर यहां मतलब हिंदुओं में भी गद्दारों की कमी नहीं है, यहां भी बहुत गद्दार है। तो साथियों, मैं आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं। मैंने कभी जाति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। हर जाति से मेरे दोस्त हैं, हर जाति का व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हर आदमी रिस्पेक्ट करेगा, ये किसी भी इंसान ने नहीं सोचना चाहिए। हर व्यक्ति किसी का समर्थन नहीं करेगा। विरोध भी, अगर हम बोल रहे हैं तो विरोध भी सहन करना पड़ेगा, किसी की सुननी भी पड़ेगी। पब्लिक में अगर हम बोल रहे हैं तो ये थोड़ा ही कि है सारा संसार हमारा समर्थन करेगा। मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं अपने बेटे के लिए नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन गालियां कितनी सुन रहे हैं, कितनी गालियां सुनी। आज तक इतनी गालियां किसी भी व्यक्ति ने नहीं सुनी। और कितने ठंडे हैं डियर फ्रेंड्स, ठंडे कितने हैं। अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं, एक कोई 500-700 किसान वहां पे मर गए होंगे। अब इतनी पब्लिक वहां पर पड़ी है, 18 महीने वो पब्लिक वहां पड़ी रही, तो उनमें 700-800 लोगों की जो डेथ हुई है, उन्हें कोई गोली से थोड़ा भूनना है। वो तो नेचुरल चीज है। इतने लोगों की तो डेथ हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। मेरा गांव में 2000 के करीब आबादी है। महीने में 5-4 व्यक्ति तो यहां भी एक्सपायर हो जाते, तो वहां तो लाखों की संख्या में 18 महीने बैठे रहे हैं। तो वहां पर अगर कोई मर गया, उन्हें बोला वो शहीद हो गए। किस बात की शहीदी है वो। 18 महीने आपने दिल्ली को घेरे रखा। अब वो सारी जो आपकी काली करतूत थी, अब सारा देश जान चुका है। राकेश टिकैत को कितना समर्थन मिल रहा था, अब पता चल गया राकेश टिकैत की हकीकत बच्चे के सामने आ गई। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन हमारा फर्ज है, अगर हम जाग गए हैं, अगर हमें कुछ समझ में आने लगा है, तो हम वो चीज दूसरे साथियों के साथ भी
साझा करें, उन्हें भी समझाएं, उन्हें भी ये बताएं कि एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा धड़ा जिसको दलित का नाम दे दिया गया है, किस व्यक्ति ने दलित का नाम दिया था, वो चीजें भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। दलित का पहली बार इस्तेमाल करने वाले ज्योतिबा फुले हैं, जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, अंग्रेजों के मिशनरी स्कूलों को बढ़ावा देते थे। इन लोगों ने उनको कहते हैं वो महात्मा। अरे किस चीज के महात्मा थे? अगर आप आत्मा को नहीं मानते फिर महात्मा को क्यों मानते? तो जितने भी साथी डियर फ्रेंड्स सुन रहे हैं वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाएं। अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलें, बोला नहीं जाता लिख सकते हैं, आप लिखें, लिखा भी नहीं जाता तो जो लिखते हैं या जो बोलते हैं उनको आगे बढ़ाएं। वो भी आपका एक, ये माने कि ये भी आपकी एक राष्ट्रभक्ति है कि आप लोगों को जगा रहे हैं। मुझे डियर फ्रेंड्स कोई ये नहीं पड़ा कि मैंने करोड़पति बनना है। मैंने करोड़ों रुपए कमा के समाज के अंदर लगा रखी है। मैंने मेरी लाइफ में नियर अबाउट 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। घर पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया मैंने कभी भी, नेवर। ये लाइव में बोल रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में जान सकता है। आजकल ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को ढूंढ नहीं सकते, उसके यार दोस्त को नहीं ढूंढ सकते, उसके नेटवर्क को नहीं ढूंढ सकते। किसी से भी पता कर लेना कि घर पे 1 पैसा भी नहीं लगाना, और ना ही मैं कभी लगाऊं। मेरी सोच भी नहीं है कि मैं घर पे पैसे लगाऊंगा, मैं मेरे बेटे के लिए बैंक बैलेंस बनाऊंगा। ऐसा मेरी कोई सोच नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं सनातन को अब अच्छे से समझना मैंने शुरू किया है, क्योंकि अब मेरे पास और दूसरा कोई काम है नहीं। पहले तो मैं बच्चों को पढ़ाता था, मुझे इतना टाइम ही नहीं लगता था, क्योंकि मैंने बच्चों को का मतलब इंग्लिश फोबिया निकाला है। और जो यूपी बिहार से हमारे हरियाणा में, राजस्थान में जो चिमनी भट्टों पर जो काम करते हैं मजदूर, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उनके बच्चों को मैंने गिनती जरूर सिखाई है कि ताकि ये कम से कम ईंटों की गिनती कर सके। तो लाइफ में यही काम किया है। 18 साल की जब मेरी उम्र थी तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दी, और 20 साल लगातार पढ़ाया है, दिन रात। घर पे मैं बहुत कम रहा हूं, घर पे तो अब बैठा हूं 2 साल। साथियों, नेटवर्क इशू है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज इस वाईफाई में पता नहीं क्या दिक्कत है। तो अब मैंने मोबाइल वाला डाटा ऑन किया है, कितनी देर तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक चलाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने वो संघर्ष किया, उसका मतलब जो परिणाम मैंने देखने को मिला। अब संघर्ष करना, समाज के लिए जीना, डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने ही लोगों का विरोध सहन करना पड़ता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि आपका बेटा दूसरों के लिए घूमे फिरे। हर माँ बाप यही चाहता है कि नौकरी करे और अपने बच्चों को पाले। प्राइवेट मिले तो प्राइवेट, सरकारी मिले तो सरकारी। और फिर रिश्तेदार वो भी नहीं चाहते कि ऐसा करे।
तो जो समाज सेवा करता है उसने बहुत सहन करना पड़ता है। ये इतना आसान काम नहीं है, सबसे टफ काम है ये। मैंने भी सुना, शादी हुई, बड़ी लेट शादी करवाई थी मैंने, और वैसे लेट भी नहीं करवाई, और मैं शादी करवाना भी नहीं चाहता था। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं डियर फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपने गाना सुना होगा कि चूड़ियाँ बनती है दुकानों में, जोड़ियाँ ऊपर आसमानों में। जो हमारा जीवन साथी हमें मिलना होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो मिल ही जाता है। तो जो मेरे फादर इन लॉ है, मतलब जो मेरे ससुर है, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। उन्हें कहा मैंने तो लड़की इसलिए दी थी कि आप गवर्नमेंट जॉब करोगे, आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़े लिखे हो। मैंने सोचा आप तो बहुत बड़े अधिकारी बनने हो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा, मैं घर के लिए काम नहीं करूँगा, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, मेरा जब जी करेगा मैं घर आऊँगा। मैंने तो पहले बताई थी, आपने यस बोल दिया। मतलब मैंने सोचा कि शादी के बाद सुधर जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने काम करना होता है, जो नियति जिसने बना ली, वो उसी पे डटा रहेगा। तो फिर कहने लगे अभी आगे बच्चे होंगे, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, पढ़ाई इतनी महंगी हुई। मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी फीस लेते हैं, आप पढ़ाओगे कैसे? मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता। ये यूनिवर्स ने सोचना है, ब्रह्मांड ने सोचना है, ब्रह्मा ने सोचना है, क्या करेगा वो। डियर फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी प्राइवेट स्कूल में। जब वो 2 साल का था तो हिंदी भी पढ़ना सीखा हुआ था, इंग्लिश भी, मैथमेटिक्स भी और चाइनीज भी। अब 2 साल का बच्चा तो अगर बोलने लग जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मेरा विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ कि ऊपर वाला करता है जो कुछ करता है, कि इतने लोगों की साथ में दुआएं। और 2017 में, आज से 8 साल पहले, यहां पर कैंसर बता दी थी। यहां पर आज आपके बीच बैठा हूं। कुछ लोग उस समय बहुत खुश हुए थे, भाई अब मतलब अब मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। आज 3 बार मेरे लोगों ने एक्सीडेंट करवा लिए हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी। क्योंकि जब तक जिस काम के लिए जितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर यूनिवर्स ने दे रखी कि आपने ये करना है, वो फिक्स करके भेजता है पहले ही, और उससे पहले कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा, 24 सितंबर 2022 रात के 10 बजे बारिश का मौसम, बारिश आई हुई थी, गलियों में कीचड़ था, गांव के 100-200 व्यक्ति, महिलाएं डंडे लिए खड़ी थी। और दूसरे गांव में किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या कि वो चला जाए और किसी लड़की की जान बचा दे? सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन मैं गया, किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी। और आप ये तो मान ही सकते हैं कि उस समय कितने लोग उनमें से शराब पिए होंगे, कितने लोग नशे में होंगे। लेकिन सभी का नशा कैसे उतर गया? क्योंकि जो इंसान अपने मिशन पर चलता है, कुदरत उसका साथ देती है। बस उसमें सच्चाई होनी चाहिए। सच के रास्ते पर चलो,
तकलीफें आएगी, बट हारोगे नहीं। सच को हराया जा ही नहीं सकता। गोल्ड इज नेवर जंक्ड। सोने को जंग नहीं लगता, चाहे उसको 1000 सालों तक कीचड़ में डाले रखो, लेकिन वो ज्यों का त्यों रहता है। लोगों ने फेस वैल्यू को धूमिल करने की कोशिश की, बट आज वही लोग सामने को जब गुजरते हैं तो डियर फ्रेंड्स, आंख से आंख नहीं मिला सकते। अब समस्या पैदा कर ली अभी इन लोगों ने। क्यों? बाहर निकलते हैं, जहां भी जाते हैं गांव का नाम पूछते हैं, कौन सा गांव? खोखा। वहां पे मास्टर सुखविंदर खोखा का नाम उन्हें सुनना पड़ता है कि मास्टर सुखविंदर खोखा को जानते हैं। अब वो क्या जवाब दें? वो घटिया कह दे तो फंस गए, बढ़िया कह दे तो फंस गए। कितनी इन लोगों को जिल्लत रहेगी और लाइफ टाइम रहेगी। तो साथियों, 2 साल का बच्चा अगर बोलना सीख जाए कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन वो पढ़ना सीखा हुआ था। मुझे विश्वास हुआ कि ताकत है, और जितना मतलब बड़ा हम विजन बनाते हैं, तकलीफें भी हमारे सामने उतनी ही बड़ी आएंगी। ये मत सोचो कि हमने विजन बड़ा बना लिया और तकलीफें छोटी आएंगी, नहीं, उतनी ही बड़ी आएंगी। बट आपके विजन में सच्चाई होनी चाहिए, एक अच्छी आपकी नीयत होनी चाहिए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से अगर हमने बड़ी नौकरी करनी है तो हमें ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, और छोटी करनी है तो हम कम कर लेंगे। तो यही लाइफ में है कि बड़ी मुसीबत आती है तो कभी ये मत सोचो कि ये मुसीबत आ गई। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। अपना रास्ता न बदले। मुसीबत आई है, वो कोई परमानेंट मुसीबत नहीं रहने वाली कि परमानेंट रहेगी। ये वो हमारी परीक्षा होती है कि हम भागते हैं या डटे रहते हैं। जो व्यक्ति मैदान में डटा रहता है उस व्यक्ति की जीत होती है। डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसे नहीं कि कोई बड़े राजघराना में पैदा हुए। एक झाड़ू पोछा करने वाली महिला के गर्भ से दुनिया का इतना बड़ा लीडर पैदा होगा। और अगर बाबा साहब का किसी ने सपना पूरा किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही है। कि बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा किसी रानी के गर्भ से पैदा नहीं होगा, लेकिन कई साल तो रानी के गर्भ से ही पैदा होता रहा। लेकिन एक अब मोदी जी ने साबित कर दिया कि झाड़ू पोछा करने वाले के गर्भ से भी राजा पैदा हो सकता है, और वो हुआ। आप सभी के सामने है। डियर फ्रेंड्स, आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का संघर्ष देखिए कि इतनी बड़ी सल्तनत को मोदी जी ने कैसे रोडों के ऊपर चला दिया। नहीं, ये लोग कभी रोडों के ऊपर नहीं घूमते थे, लेकिन यात्रा निकलवाई ना कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। ये लोग कभी कोर्ट में नहीं जाते थे। अब महीने में कितनी बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है। नहीं, मोदी जी से पहले ये कभी कोर्ट में नहीं गए। जब हत्या हुई तो उसकी आय
जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई डियर फ्रेंड्स, उसकी आई विटनेस सोनिया गांधी थी। मतलब सोनिया गांधी ने ये हादसा अपनी आंखों से देखा, लेकिन कोर्ट में नहीं गई, क्योंकि कोर्ट में जाना ये अपने तौहीन समझते थे कि हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट इनके पास आता था। लेकिन अब और कृपात्री महाराज के बारे में आप पढ़ना, मेरी बात पे यकीन मत करना, कि 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी को क्या श्राप दिया था और इंदिरा गांधी ने क्या किया था। ये घटना 7 नवंबर 1966 की है, जब गौरक्षा के लिए, कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे जो गौ भगत थे, वो लाखों की संख्या में वहां बैठे थे। 7 नवंबर का दिन फिक्स किया गया था। डियर फ्रेंड्स, उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। फौजी भाइयों ने साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाई। तो आप ये देखें कि मोदी जी, ये 18 महीने तक फर्जी किसान आंदोलन चलता रहा, मोदी जी ने ये काम तो नहीं किया, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनमें से 95% लोगों का माइंड वॉश हो चुका है। वो है तो शरीफ व्यक्ति, लेकिन उनका माइंड वॉश हो जाता है, और जब माइंड वॉश हो जाता है डियर फ्रेंड्स, वो उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं माइंड वॉश करके। तो इसलिए मोदी जी ने इतना बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने 7 नवंबर 1966 को साधु संत मरवाए, वो भी तो आंदोलन कर रहे थे। डियर फ्रेंड्स, उसमें उस समय क्या था कि सोशल मीडिया इतनी क्या, ये तो था ही नहीं सोशल मीडिया वाला, तो टेलीविजन थे, उसके टेलीविजन पर एक चैनल था, वो सरकार के उसमें था। जितने अखबार निकलते थे वो सारे सरकार के अधीन थे। डर लगता था सरकार के खिलाफ कुछ छाप दे। तो खबर सिर्फ यही छपी थी कि भगदड़ में 4-5 साधुओं की हत्या हो गई, ये खबर आती। लेकिन एक महाराज जी का मैंने भाषण सुना था, उन्होंने बताया था कि मैं उस समय 17 साल का था और मैं भी उस आंदोलन में था। उस समय मैंने ये जिक्र सुना था वहां पर कि 148 तो मर लिए, उसके बाद भी उस भगदड़ में कितने मरे होंगे, क्या हुआ होगा, उन्हें कहा भी हम अंदर नहीं जाने दिए। मैंने बताया कि मैंने मेरे कानों से सुना कि 148 तो मर चुके हैं, हो सकता है 500-700 भी मरे हों, भगदड़ में 1000 भी मर गए हों। तो आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी, श्राप दिया था इंदिरा गांधी को कि जो, जैसे कि आपने साधु संत, इनका ये सिर्फ मांग कर रहे थे और एक हक की मांग कर रहे थे, आपने इन साधु संतों के ऊपर जो गोलियां चलवाई हैं, आपका अंत भी गोलियों से ही होगा और आज की डेट में ही होगा। अब आप सोचोगे कि कृपात्री महाराज की भविष्यवाणी तो गलत है कि 7 नवंबर को तो इंदिरा गांधी नहीं मरी, वो तो 31 अक्टूबर को डेथ हुई है उनकी, मतलब मर्डर हुआ है 31 अक्टूबर 1984 को। लेकिन ये जो 7 दिन का जो फर्क है डियर फ्रेंड्स, वो जो श्राप दिया था, वो श्राप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी कैलेंडर देखता ही नहीं था। उसने जो हमारा देसी जो कैलेंडर है
उसके हिसाब से कहा था कि आज की डेट। अब आप नहीं, इस चीज का तो पता है भी, हमारे जो देसी महीने हैं इनमें 5-7 दिन का फर्क होता है। कभी दीपावली 12 मार्च की आ जाती, तो कभी 28 मार्च की भी आ जाती, कभी 15 मार्च की भी आ जाती, क्योंकि इनमें फर्क पड़ता है। लेकिन एग्जैक्ट जो कैलेंडर है वो हमारा कैलेंडर है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हम सभी की डेट ऑफ बर्थ अंग्रेजी कैलेंडरों के अनुसार लिखी हुई है, और हम आज भी अंग्रेजी कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। भी टाइम लगेगा बदलाव आने में, एकदम से इतना बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। तो एग्जैक्ट यानी कि तिथि वही थी। और इंदिरा गांधी को, डियर फ्रेंड्स, गोलियां कितनी लगी थी? 32 गोलियां, 1 और 6 1 38 गोलियां लगी थी इंदिरा गांधी को। और सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं कहा, एक बात और कही थी कि पहाड़ों से एक आधुनिक वेशभूषा में साधु निकल कर आएगा और कांग्रेस पार्टी को ही खत्म करेगा। ये डियर फ्रेंड्स श्राप था, और उस श्राप ने अब आप देख रहे हैं कि अब इस फैमिली का हाल क्या हो गया। सेम वही घटना घटी कि हिमालय के पर्वतों से एक आधुनिक वेशभूषा में बिल्कुल गरीब माँ का बेटा आता है और 52 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम जो आम जो लोग हैं, ये तो झूठ बोल के बन गया, ये दंगे करवा के, तो आप क्यों नहीं बन जाते? इतना आसान नहीं है राजनीति में आगे निकलना। अगर ये लगे ना कि ये बंदा तेरे को एमएलए के चुनाव में चुनौती दे सकता है, वहां भी उनके भी मर्डर हो जाते हैं। और वो तो डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने थे और डायरेक्ट ही फिर प्रधानमंत्री बने। फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका जो स्पीच था कि जब कोई बड़ा वृक्ष, ये किस घटना पर बोला था? जब सिखों का नरसंहार हुआ था दिल्ली में, हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया था। उस घटना के बाद राजीव गांधी का क्या स्पीच है? वो रिकॉर्डेड स्पीच है कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो आसपास की थोड़ी बहुत जमीन में हलचल होती है। डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से उनकी भी हत्या हुई ना, यानी जैसा कर्म किया जिंदे जलवाए, जिंदे जलवाए डियर फ्रेंड्स, वही हुआ ना। राजीव गांधी की हत्या कैसी हुई? जिंदे ही जल गए। यानी कि जो इंसान अच्छा कर्म करता है उसका कुछ नहीं उखड़ता। नरेंद्र मोदी जी के आप क्या सोचते हैं? सभी दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी जी के बहुत ज्यादा दुश्मन हैं। और जब पीछे पंजाब में क्या था, नरेंद्र मोदी जी को मरवाने की प्लानिंग थी, जो मतलब सिक्योरिटी में चूक हुई, लेकिन क्या मोदी जी का कोई उखाड़ पाया कुछ? ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो उस नियत पे है, वो मालिक के ऊपर भरोसा करके सबका भला सोचने वाला इंसान है। अब इसका कर दो ना कोई मर्डर, मोदी जी का हटा दो ना कोई रास्ते से। तो कहना बड़ा आसान है कि झूठ बोल के बन गए, वो बन गए। भाई झूठ बोल के आप जिला पार्षद बन के देख लो, ऐसे नहीं होता। ये जो विधि के विधान होते हैं, इंदिरा गांधी की 2 ही संतानें थी। संजय गांधी भी जिंदा जले
राजीव गांधी भी जिंदा जले। इंदिरा गांधी कैसे मरी? 38 गोलियां शरीर से निकाली गई। तो जो सनातन कल्चर है, इस कल्चर को जब आप पढ़ेंगे, जब इस हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को आप देखना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, फिर समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपका जो जन्म हुआ है, जिस घर में भी जन्म हुआ है, ये भी प्रकृति ने फिक्स कैसे किया कि आपका इसी घर में जन्म होना है। अब मालिक किसी को हाथ नहीं देता, किसी को टांग नहीं देता, किसी को आंखें नहीं देता, किसी को कान नहीं देता। वो सारे का सारा खेल डियर फ्रेंड्स तब समझ में आएगा जब आप सनातन संस्कृति को गहराई से जानना शुरू करोगे। और मालिक के पास ये नहीं कि किसी को अंधा पैदा कर रहा है, उसके पास 2 आंखें नहीं है, उसके पास आंखों की कमी थोड़ी है, लेकिन उसको क्यों नहीं दी जो अंधा है? ये प्रारब्ध कर्मों का खेल है। आत्मा अजर अमर है, ये हमारा धर्म सिखाता है कि ये मरती नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसमें ये सारी बातें बताई हैं, उससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं है। लोग रीबर्थ को नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं होता, जो कुछ है इसी जन्म में है। नो, इसी जन्म में नहीं है, इसी जन्म में नहीं है डियर फ्रेंड्स। आपको इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको अपना पुनर्जन्म भी याद आया है। और जो हमारी जो सोल होती, जो आत्मा जो होती है, ये निर्मल होकर नहीं जाती, क्योंकि जिसकी निर्मल हो जाएगी उसका जन्म नहीं होता। निर्मल होती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मरते वक्त भी आत्मा कहीं ना कहीं अटकी होती है। कोई किसी का कोई चीज खाने को मन कर रहा है, किसी का किसी से मिलने का मन कर रहा है कि मैं, यानी कि जब हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, हम तृप्ति नहीं कर पाते, तो वे चीजें आत्मा के साथ ही चल पड़ती है। और रीबर्थ में फिर उसे वही चीजें प्राप्त होगी। किसी को अब हम देखते हैं ना कि 5-5, 7-7 साल के बच्चे टेलीविजन पर, बड़े बड़े चैनलों पर किस प्रकार भाषण देते हैं, कितना अच्छा हारमोनियम बजा लेते हैं, कितना अच्छा डांस करते हैं। कहाँ से ट्रेनिंग ली है उन्होंने? कहीं से ट्रेनिंग ली है? नो, वो उनके आत्मा के साथ ही आया है, वो यादाश्त। अब डियर फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से मेरा एक बेटा, उसको बड़ी मुश्किल से चाइनीज भाषा से दूर किया है। नहीं, वो चाहूँ मेरे भी टेंशन थी यार, ये के बोल रहा है, के नहीं बोलता। बताओ वो कहाँ सीखे यार, कहाँ सीखी उसने? और मैंने वीडियो फेसबुक पे डाल भी रखी है, अगर कोई मेरी बात का यकीन न कर रहा हो तो। कहाँ सीख ली उसने ये भाषा? जब वो थोड़ा सा समझदार हुआ, मैंने पूछा ये बोल रहा है? चाइनीज है, क्योंकि मैंने तो पता ही कौन था, ये बोल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी का दिमाग बहुत, मतलब सभी की आईक्यू भी अलग अलग है। किसी की कितना तेज दिमाग होता है, किसी का कम दिमाग होता है।
तो सारी चीजें हमें हिसाब से दे रखी है। तो जो भारत देश को चला रहे हैं मोदी जी, उन्हें हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है कि हम उन्हें समझाएंगे कि मोदी जी आपने ये गलत डिसीजन ले लिया, ये आपसे गलती हो गई। हमसे बहुत ज्यादा विद्वान है वो, और उनके पास बहुत सारे ऑफिसर्स हैं राय देने के लिए। एक आम आदमी की राय लेके देश चलाएंगे। अब बहुत सारे साथी कहते मोदी जी ये चीज बताई नहीं भी, सारी चीजें मतलब जो उनकी जो डिप्लोमेसी है वो सोशल मीडिया पे कैसे वायरल कर देंगे, कैसे वायरल की जा सकती सारी देश की बातें। अब जैसे हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी क्या हमें प्लानिंग बताएगी सोशल मीडिया पर कि हम ये करने वाले, हमारे पास ये है, फलाना व्यक्ति वहां है। तो बहुत सारी चीजें गुप्त रखी जाती है, वो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। लेकिन लोग उन्हीं चीजों को मतलब पब्लिक को नहीं बताया। पब्लिक का मतलब ये थोड़ा है कि सोशल मीडिया, हमारी सोशल मीडिया, अब अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये आवाज भारत से बाहर नहीं जाएगी, दुनिया की किसी भी कोने में सुनी जा सकती है। तो हमारे देश की जो फोर्सेस हैं वो अपनी प्राइवेसी लीक कर देंगे। रक्षा मंत्रालय है वो प्राइवेसी लीक करेगा सोशल मीडिया पे। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें आप न सुने। और साथियों, आज जो नेट है वो पता नहीं किस कारण चल नहीं रहा। कोशिश करूंगा मैं शाम को पुनः लाइव आने की। अगर आपको विचार अच्छे लगते हैं और निडर होकर शेयर कर सकते हैं और प्राउड फील होता हो तो शेयर करना है। प्राउड फील अगर किसी को हो कि हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति को शेयर किया है जो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता कि मैंने घर बनाना है, मैंने ये करना, मैंने नहीं कुछ भी करना। अब मेरी यह सोच कहां से आई मुझे भी नहीं पता। और चौथी क्लास में ही ऐसा सोचने लगा था कि देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, और देश के लिए ही डियर फ्रेंड्स मैं कर रहा हूं। पैसा अगर आ जाता है तो डियर फ्रेंड्स बच्चों के ऊपर मैं खर्च कर देता हूं, किसी को स्कूल बैग या किताबों के रूप में, मेडिसिन के रूप में मैं दे देता हूं। ना ही मैं ये आज तक तो मैंने ये कहा नहीं कि आप ये मेरी संस्था है, आप इस संस्था को दान करें और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नो, आगे आने वाले समय में डियर फ्रेंड्स क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कई बार मैं पढ़ाने के लिए जाता तो मुझे अध्यापक वैसे ही पैसा दे दिया करते थे कि आप घर से बाहर रहते हैं, होटलों पर खाना खाना, कभी धर्मशाला में ठहरना, कभी बस स्टैंड के ऊपर ठहरना। डियर फ्रेंड्स, ऐसी लाइफ मैंने जी है। तो अध्यापक जो अच्छी सोच के होते थे तो वो मेरा कोऑपरेट करते थे। मिनी कनाडा, आपने अगर नाम नहीं सुना तो हरियाणा में एक गांव है जिसका नाम है मिनी कनाडा। वो हरियाणा का सबसे अमीर गांव है। हरियाणा का सबसे अमीर गांव मिनी कनाडा है डियर फ्रेंड्स। वहां का जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बिहार के और यूपी के बच्चे पढ़ते हैं।
अब आप ये सोचोगे कि सिर्फ यूपी बिहार के क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स वहाँ पर यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, खेती करते हैं। कोई खेती करता है, कोई मकान की रखवाली करता है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं उस स्कूल में कंटिन्यूअस 15 साल गया हूँ, और उन 15 सालों में मैं साथियों एक बच्चे से लेता था 5 रुपये या 10 रुपये। तो एक मैडम होती थी, वो मैडम बच्चों को बोल देती थी कि आपने पढ़ना है, आप 5-10 रुपये न लेके आओ। वो मैडम पैसे देती थी, और वो मुझे भी मैं जब भी जाता मतलब 2100 रुपये वो मुझे भी देती थी अपने अलग से। तो फिर मैं अगर कोई मुझे लगता कि ये ज़रूरतमंद है, मैं उसको वो पैसे दे दिया करता कि आप मतलब अपना स्कूल का भी ड्रेस बढ़िया ले लो, या स्कूल बैग किताबें उन पे खर्च कर देना। मैं सिर्फ इतने ही पैसे रखता था जितने में मेरा अगले दिन निकल जाए बस, क्योंकि अगले दिन मुझे और कहीं किसी स्कूल में जाना होता था। और रही बात करैक्टर की, डियर फ्रेंड्स, करैक्टर के मामले में मैं आपको, बहुत सारे साथियों ने तो मेरी वीडियो देखी होगी। हरियाणा में एक ऐसा कॉलेज है नर्सिंग सेक्टर में, वो हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर का पहला कॉलेज है। उससे पहले कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं था। उस कॉलेज का एक नियम है, और नियम यह है कि 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति मतलब जेंट्स कॉलेज के परिसर में नहीं जा सकता। अगर किसी ने फीस देनी है तो फीस काउंटर पर फीस जमा कराएं और निकल जाए, चाहे उसके बच्चे पढ़ते हो, यानी किसी जेंट्स की कोई एंट्री नहीं। लेकिन मैं एक ऐसा करैक्टर हूं जो 23 साल की उम्र में वहां जाने लगा था, और मैं उन्हें पढ़ाता था। मैं हर साल जाता, और हर साल मतलब जो नए बैच आते, और उसमें हरियाणा के बहुत कम बच्चे हैं, उसमें ज्यादातर बच्चे आते हैं हिमाचल प्रदेश या पंजाब से, यूपी बिहार से भी आते हैं। यानी कि हरियाणा में ये माने कि सबसे ज्यादा नर्सिंग सेक्टर में डिप्लोमे कोर्स वही कॉलेज करवाता है। तो आप करैक्टर के मामले में सोच के देख सकते हैं कि वहाँ हॉस्टल में भी, और मतलब मैं जब 23-24 साल का था उस समय मैं लड़कियों के साथ वहाँ खाना खाता था। उस कॉलेज के जो फाउंडर है BS नड्डा जी, मेरी आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ रिस्पेक्ट करने का कारण यही है कि खुद इतना गरीब घर में पैदा होकर और ये व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, वह मैं इतनी साल गया, इतने बैच मैंने पढ़ाए, और जो स्टूडेंट मेरे से, मेरी क्लासेस होती थी 2-2.5 घंटे की, बस 2.5 घंटा अपने मैक्सिमम क्लास। ये खान सर जैसे तो अब आए हैं लॉकडाउन में। खान सर की जितनी उम्र है उतना तो मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा शायद जो पढ़ाई वाला काम है वो पूरा हो चुका था, इसलिए मेरी पढ़ाई की वीडियोस वायरल नहीं हुई। ये पढ़ाई की वीडियो यूट्यूब पे मेरी ज्यादा नहीं तो 250 वीडियो तो होंगी, लेकिन नहीं वायरल हुई, क्योंकि प्रकृति को कुछ और मंजूर होगा
कि नहीं, आपने बहुत पढ़ा दिया बच्चों को, अब देश में और भी काम है, कुछ और काम करो। शायद इसीलिए मेरी वो वीडियोस नहीं चली। डियर फ्रेंड्स, टीचिंग का सबसे बेस्ट फार्मूला होता है एसोसिएशन मेथड। वो एसोसिएशन मेथड मैंने आज से 28 साल पहले बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था कि आपकी याददाश्त कैसे स्ट्रोंग रहेगी। और मैं आज भी डियर फ्रेंड्स, मैं लाखों लोगों को जानता हूं और मैं देखते ही बता दूंगा कि इसका ये नाम है, ये गांव है। इतने मतलब मेमोरी शार्प करना। मैं कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति मान लिया मेरे से 20 साल पहले मिला तो 20 साल में तो शक्ल भी बदल जाती, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन 20 साल के बाद भी मास्टर सुखविंदर खोखा जब देखेगा ना तो उसी समय बता देगा ये तो वो है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर देना। मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो मैंने लाइव काटना पड़ेगा। आपका दिन शुभ रहे और हाँ, देश की प्रगति में साथ दें। देश प्रगति की तरफ है, ये मत सोचो कि देश में भगदड़ मची हुई है, ये तो मचनी ही होती है। हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जो देश में गद्दार पल रहे थे वो मतलब सपोले अब बिलों से बाहर निकल के बता रहे हैं कि हम क्या खाएं। तो जय हिंद, जय भारत।